बेकसूर कोई नहीं होता दुनिया में जनाब, बेकसूर कोई नहीं होता दुनिया में जनाब, बस सबके गुनाह उजागर नहीं होते। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को प्रतिबद्ध हैं करवाने के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला जो कुछ दिनों से रुकी हुई थी वो श्रृंखला भी अब आपकी लगातार जाएंगी, जो आपके पीसीएस स्तर तक के एग्जामों के लिए बड़ा अनिवार्य होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं, बिहार सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा, पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा, तो आप बहुत बेहतर तरीक़ा से आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर लिंक दिया हुआ आपको सभी प्रकार का प्लेलिस्ट का, चाहे वो झारखंड के भूगोल का प्लेलिस्ट हो, चाहे वो झारखंड के आर्ट एंड कल्चर का प्लेलिस्ट हो। एक ऑफलाइन कक्षाओं का जैसा आपको फील होगा, है ना। और हम अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं झारखंड के रेगुलर क्लासेस को करवाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि झारखंड में वैकेंसियाँ जो आने वाली है, कैलेंडर जारी हो गया है और कैलेंडर के बारे में भी मैंने चर्चा किया था, और सारी वैकेंसियाँ लगभग इसी माह के अंदर आने ही वाली है, ये संभावना है। बाकी हेमंत सरकार का जो हमारे हेमंत सोरेन भाई हैं उनके लिए अब देख लीजिए उनका क्या विचार होता है, जेपीएससी जेएसएससी का क्या विचार होता है, उसके हिसाब से चलेगा फिर, है ना। तो आइए आज हम जानते हैं झारखंड की इसी भूगोल की श्रृंखला में आज एक ऐसे चैप्टर को हम उठा रहे हैं जहां से आपका 2-3 नंबर तो पक्का उठता ही है। और आप लोगों ने अगर इस एग्ज़ाम्स की तैयारी की है तो आप देखे होंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि किस फसल के दृष्टिकोण से कौन सा जिला आगे है, झारखंड का कौन सा जिला में सर्वाधिक कौन सा फसल होता है, प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो उसी को व्यू में रखते हुए हम लोगों ने झारखंड के भूगोल की श्रृंखला में आज झारखंड की कृषि पढ़ाने का निर्णय लिया है, और ये आज आपका झारखंड की कृषि का क्लास है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चालू करते हैं झारखंड के कृषि को। ठीक है, तो झारखंड की कृषि में सबसे पहले अगर हम जानें तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि झारखंड का पूरा जो भूभाग है दोस्तों, है ना, पूरा जो भूभाग है झारखंड का वो बेसिकली पठारी भाग है। पठारी भाग होने के कारण मैंने पिछली कक्षाओं में मिट्टी भी पढ़ाया, तो उसमें बताया कि 90% भूभाग पर झारखंड के लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और बेसिकली लाल मिट्टी में ह्यूमस वगैरह कम होते हैं, पोटेशियम फास्फोरस वगैरह कम होते हैं, उर्वरक शक्ति इसकी कम होती है, जिसके कारण खेती संभव इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं हमारे किसान भाइयों को कि अगर चाह ले तो पत्थर में भी धान उगा सकते हैं वो, है ना। तो इसी प्रकार से झारखंड के लाल मिट्टी होने के बावजूद, है ना, हमारे किसान भाई झारखंड के कई प्रकार के कृषिगत कार्य करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अगर कुल कृषि भूमि की हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड में लगभग कुल कृषि भूमि, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है आपके अंतिम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन बेसिकली इसके लिखने का कारण होता है कि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाएं अच्छा से आप अपना। ठीक है, आप समझते चलें, सुनते चलें, ताकि आपका क्वेश्चन हर एक प्रकार से पूरा हो। झारखंड के कुल भूमि की अगर बात करें, कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भूभाग पर ही खेती हो पाता है। कितना प्रतिशत भूभाग पर? झारखंड के कुल भूभाग के 23% भूभाग पर ही खेती हो पाता है, जबकि 14.79% दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.79% परती भूमि है। बेसिकली परती भूमि है ना, परती भूमि है 14.79%। परती का मतलब कि कभी भी उसमें किसी भी प्रकार का फसल नहीं लगाया गया और ना ही संभावना है आगे लगाए जाने की, कारण कि वो भूमि एक तरह से बंजर है, परित रहती है। परित समझ रहे होंगे आप, परती भूमि है ना। अगर आप देवघर तरफ जाएँ, संथाल परगना के क्षेत्र में जाएँ, तो बड़ा बड़ा एकदम टाँड़ दिखेगा आपको, पूरा एकदम खतरनाक टाइप से आपको टाँड़ दिखेगा, और वो जो टाँड़ दिखेगा उसमें किसी भी प्रकार का खेती नहीं होता है। आप देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा भूखंड है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं होता, उसी को परती एक तरह से बोलेंगे। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का ऐसा भूमि कितना है? 14.79। ये सब डाटा आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और लगभग 23% भूभाग पर क्या होता है? कृषि कार्य होता है। अगर हम बात करें, जैसे कि कई बार ये प्रश्न पूछता है कि झारखंड के लोग मुख्य रूप से किस चीज़ पर आधारित हैं, आजीविका के लिए किस चीज़ पर आधारित हैं, है ना। तो कई लोग ये बोलते हैं कि झारखंड आपका खनिज संपन्न राज्य है, खदान वगैरह है, हर प्रकार के खनिज से संपन्न राज्य है। तो बेसिकली खदानों में ज़्यादा लोग लगे हुए होंगे,
उत्खनन के क्षेत्र में ज़्यादा कोई लोग लगे हुए होंगे, द्वितीयक सेक्टर तृतीयक सेक्टर में ज़्यादा लगे हुए होंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछे कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूभाग कृषि में लगा हुआ है, तो 75% भूभाग कृषि पर लगा हुआ है। ध्यान देना आपको 75% का अर्थ समझ रहे हैं आप दोस्तों। अगर झारखंड में 100 की जनसंख्या है तो उसमें से 75 जो हैं वो कृषि में लगे हुए हैं, बाकी 25 में ही आपके सर्विस सेक्टर में है या तो फिर द्वितीयक सेक्टर में, विनिर्माण उद्योग में, है ना, याद रखना आपको। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो झारखंड में मुख्य रूप से धान, मक्का और गेहूं की फसल उगाई जाती है। यही 3 प्रमुख यहाँ की फसलें हैं जिसको उगाई जाती है, और इन तीनों में भी लगभग 60% जो फसल उगाया जाता है, अगर 100% हम सभी फसलों को माने तो उसमें से 60% जो फसल उगाया जाता है दोस्तों, वो 60% फसल जो है वो धान की है और धान को ही उगाया जाता है। उसके बाद मक्का, उसके बाद गेहूँ। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल धान, पूछा गया क्वेश्चन, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि झारखंड में सिंचाई का साधन, तो बेसिकली देख लीजिए आप, अगर आपको लगता होगा कि सिंचाई का साधन नहरों के थ्रू होता होगा तो ये आपकी भूल है, क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत हो सकता है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ का ज़मीन है, और उबड़ खाबड़ ज़मीन होने के कारण जुताई यहाँ ठीक तरीके से हो नहीं पाती है, और एक तरह से नहर को जाने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है ताकि बहे वो नहर, ठीक है। लेकिन उबड़ खाबड़ भूमि में क्या नहर जा सकती है? तो नहीं। झारखंड में नहरों का विस्तार ना के बराबर है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो साहेबगंज और गोड्डा वाला इलाका में है, वो भी छोटी छोटी, ना के बराबर, है ना, नहरों से नहीं। बल्कि झारखंड में जो सिंचाई होता है दोस्तों वो कुओं से होता है बेसिकली, है ना। कुआं सबसे प्रमुख स्रोत है झारखंड में सिंचाई का। सिंचाई का टॉपिक हम लेकर आएंगे जिसको आपको पढ़ना है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आइए आगे जानते हैं हम बात को। यहाँ पर देखिए एक मेस्टा का नाम आया है कई बार, ये स्टारेबल क्वेश्चन है आपका कि मेस्टा से कई बार प्रश्न पूछे गए कि मेस्टा है क्या बेसिकली। तो भारत में जिस प्रकार से जूट को उगाया जाता है ना, जूट का क्या काम होता है, आप जो बोड़ा देखते हैं चीनी वाला बोड़ा, जिसको आप सूती वाला बोड़ा भी कहते हैं, तो जूट से ही निर्मित होता है, या तो फिर पैकेजिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जूट के समान ही एक फसल उगाया जाता है कहाँ, झारखंड में, जिसको मेस्टा बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेस्टा बेसिकली किसका सब्स्टिट्यूट है, तो जूट का सब्स्टिट्यूट है मेस्टा। इससे भी रेशा प्राप्त होता है, इससे भी जूट के समान बोरा वगैरह बनाए जाते हैं मेस्टा से। अब आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि झारखंड में कितनी प्रकार की फसलें होती हैं मौसम के आधार पर। ऐसे अगर भारत का बात करें तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं मौसम के आधार पर। एक होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी और तीसरी होती है जायद। लेकिन झारखंड में अगर हम जायद की बात करें तो जायद बड़ी कम मात्रा में होती है। मुख्य रूप से 2 ही फसल यहाँ पर ज़्यादा होती है, एक खरीफ और दूसरी रबी, ठीक है। अब देखिए खरीफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। खरीफ का बेसिकली अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो खरीफ का मतलब क्या हुआ कि वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाए, यानी मानसून के समय में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए, ठंडा के समय में काट लिया जाए, ठीक है, उसको खरीफ बोलते हैं। बेसिकली इसमें कौन कौन से फसल आएंगे, तो इसमें आपके धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना इत्यादि, जो भी इस समय के अंतर्गत आता होगा। गन्ना तो तीनों में आएगा, मालूम है क्यों? क्योंकि गन्ना इसलिए तीनों में आएगा दोस्तों क्योंकि गन्ना को तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है, इसलिए गन्ना खरीफ में भी आ जाता है, जायद में भी आ जाता है और आपका रबी में भी आ जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो प्रमुख फसलों के बारे में बताया, खरीफ के बारे में आप नोट डाउन करते चलिएगा। वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए, खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि झारखंड में इस खरीफ को फिर 2 भागों में बांट दिया गया। बोए जाने के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, कोई पहले बो देता है, कोई बाद में बोता है, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को बोला गया भदई और दूसरा को बोला गया अगहनी। अब ये भदई अगहनी क्या है, तो भदई का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली जिस फसल को मई जून में बोया जाए और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाए। कब? मई जून में बोया गया और सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया गया, काट लिया गया, है ना। वो कौन सा फसल कहलाती है? भदई फसल कहलाती है। लेकिन जिस फसल को दोस्तों 1 महीना लेट से जून जुलाई में बोया जाएगा और लगभग दिसंबर तक काटा जाएगा, उसको अगहनी बोलते हैं। अब झारखंड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं, है ना,
कि भदई और अगहनी में से सर्वाधिक किसका खेती होता है, तो भदई और अगहनी में से सर्वाधिक अगहनी का खेती होता है। लगभग झारखंड के 70% खेती का ये शेयर करता है, 70% अगहनी प्रकार की खेती होती है और 20% किस प्रकार की खेती होती है, भदई। अब आपको टेंशन हो गया होगा, दिमाग में टेंशन है ना, एकदम पूरा प्रेशर आप ले लिए होंगे कि यार ये तो बता रहे हैं हम कि 100% होना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% होता है अपना, लेकिन हम यहाँ 70 बोले, यहाँ पर 20 बोले, ये 10% करने गए लो रे भैया, है ना। तो ये 10% करने के लोग है वाह। आइए आज हमको बताते हैं 10% बेसिकली दोस्तों वो रबी के क्षेत्र में होता है, रबी फसल इसमें उगाई जाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि यदि अगहनी लगेगा तो ये दिसंबर में कटेगा और बेसिकली दिसंबर तक आपका कौन चीज़ बो दिया जाता है, गेहूँ वगैरह बो दिया जाता है, गेहूँ वगैरह बो दिया जाता है। और गेहूँ वगैरह अगर बो दिया जाएगा तो इसका मतलब 10% भूभाग में ही गेहूँ बोया जाएगा, बाकी में अगहनी ही रहेंगे और कौन सा रहेगा, भदई रहेगा, है ना। आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 100% कन्फर्म हो गया। तो भदई और अगहनी को आपको याद रखना है। भदई और अगहनी में से सबसे ज़्यादा कौन, तो अगहनी। नोट डाउन करते चलिएगा आप। आइए उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों रबी फसल का। तो बेसिकली ये ठंडा का फसल होता है ना। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और उसके बाद मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है दोस्तों और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि रबी फसल जो होता है वो कुल कृषि क्षेत्र के 10% भूभाग पर ही होता है। रबी में कौन आएगा, तो सबसे पहले गेहूँ आएगा, है ना। गेहूँ और धान बड़ी जल्दी आदमी याद रख लेता है ना, कि यही वाला पूछबे करते हो। लेकिन वहाँ बेवकूफ़ थोड़ी बैठा हुआ है एग्जाम पैनल में, धान और गेहूँ पूछेगा वो, धान और गेहूँ पूछेगा नहीं मेरे दोस्त। धान और गेहूँ नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे मूंग, पूछा जाएगा आपसे मूंगफली, पूछा जाएगा आपसे सरसों किस फसल है, कौन सा फसल है ये, है ना। तो आइए जानते हैं यहाँ पर गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, तिलहन हो गया, ये सब जो फसलें हैं वो बेसिकली किसकी फसलें हैं, तो रबी की फसलें हैं। आपको याद में रखना है 10% भूभाग पर। इसको बैसाखी फसल भी कहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और कौन कौन सी फसलों के आधार पर कौन कौन सा जिला अग्रणी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं दोस्तों, याद रखिएगा और बहुत अच्छा से नोट्स करते चलिएगा। तो चूँकि जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि झारखंड में कुल कृषि जो उत्पादन होता है उसमें से 60% हिस्सा किसका है, तो धान का है। तो आइए धान के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख फसल है धान या चावल, इसी से चावल प्राप्त होता है। बेसिकली धान का जो होता है ये सर्वाधिक उत्पादित फसल है, लगभग 50 से 60% हिस्से पर इसका उत्पादन होता है झारखंड में। उसके बाद बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र को लेकर के, तो सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका, है ना। सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका, यानी सिंहभूम प्रथम स्थान पर, रांची द्वितीय स्थान पर, गुमला और दुमका संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आते हैं, है ना। लेकिन आपको याद रखना है पहला और दूसरा तक कि सिंहभूम प्रथम स्थान पर। धान के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला सबसे अग्रणी है, तो सिंहभूम अग्रणी है, याद रहेगा दोस्तों। आइए उसके बाद अगर हम बात करें मक्का का, क्योंकि दूसरा सबसे प्रमुख फसल है, तो मक्का का जो उत्पादन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा पलामू में, फिर हजारीबाग, फिर आपका आएगा गिरिडीह, ये तीसरे नंबर पर होगा, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका, है ना। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ, पलामू में, फिर हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह। ये दूसरी सबसे उत्पादित फसल है झारखंड में। अब बात करते हैं गेहूं का दोस्तों, तो इसका उत्पादन क्षेत्र तीसरी सबसे उत्पादित फसल है ये, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्र पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, है ना। पलामू प्रथम स्थान पर, हजारीबाग द्वितीय स्थान पर और गोड्डा तृतीय स्थान पर गेहूं के उत्पादन में। नोट डाउन करते चले मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बेसिकली अच्छा से नोट्स करते चले और अपना तैयारी करते चले, है ना। कई बार आदमी को जब तकलीफ होता है तो टीचर ही उसका उपाय करता है, टीचर ही उसका सर्जन होता है बेसिकली, है ना। तो टीचर ही उसका जो होता है सब कुछ होता है। तो आप समझ लीजिए अगर किसी भाई को तकलीफ है तो आप शाम को आकर काली पहाड़ी पर मिलें और काली पहाड़ी पर मिलने के बाद वहाँ से आपका इंस्टेंट उपाय किया जाएगा आपके प्रॉब्लम का, वहीं से आपको धक्का दे दिया जाएगा सारा प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व,
बेसिकली ये मजाक था दोस्तों, धक्का दे दिया जाएगा तो फिर झारखंड का एग्ज़ाम के लिए लड़ेगा कौन क्योंकि लड़े बिना तो यहाँ झारखंड का कोई एग्ज़ाम क्लियर होता ही नहीं है। आइए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गन्ना के बारे में चर्चा करते हैं। तो गन्ना के उत्पादन में, है ना, हजारीबाग प्रथम स्थान पर, पलामू द्वितीय स्थान पर, दुमका तृतीय और चौथे स्थान पर गोड्डा आ जाएगा। अब गन्ना से संबंधित एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रथम स्थान पर है, कौन सा द्वितीय स्थान पर है। अब आपको याद क्या रखना है कि गन्ना झारखंड की प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना जो है झारखंड की प्रमुख नगदी फसल है और आपको नगदी फसल में क्या करना है, याद रखना है कि गन्ना सबसे नगदी फसल है। यानी नगदी फसल का अर्थ होता है कि जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना हो। ऐसा थोड़ी है कि आप 10 हेक्टेयर, जैसे अगर आप 15 मान लीजिए 10-15 हेक्टेयर में आप क्या किए हैं कि गन्ना को लगाए हैं, नगदी फसल इसी को कहते हैं, है ना, कि एक बड़े भूभाग में एक ही प्रकार के फसल को व्यापार के उद्देश्य से लगाना नगदी फसल कहलाता है दोस्तों। तो अगर आप गन्ना को लगाए हैं 10-15 हेक्टेयर में, तो ऐसा थोड़ी है कि घर में ले जा करके 50-100 हेक्टेयर में जो आप गन्ना लगाए हैं उसको चूस जाइएगा पूरा, ऐसा तो नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार होता है, उसी को नगदी फसल कहते हैं। अब बात करें थोड़ा सा महुआ का, तो महुआ, अगर महुआ का बात आया तो आपको ये लगता होगा कि महुआ का मतलब सिर्फ यही है कि महुआ क्या हुआ, दारू बनाने के लिए होता है। तो हाँ, झारखंड में होता है, झारखंड बिहार जैसे क्षेत्रों में महुआ का प्रयोग सिर्फ शराब बनाने के लिए होता है। लेकिन हमको आज भी याद है कि महुआ कितना पौष्टिक पदार्थ होता है, कितना पौष्टिक भोजन होता है, हमको आज भी याद है। जब हम रामगढ़ में रहा करते थे तो एक बूढ़े बाबा हुआ करते थे, वो करते क्या थे कि जो काला काला महुआ मिलता था ना, उसको महुआ को लेकर के और उसको एकदम बढ़िया में घी में डाल करके, आप भी ऐसा कर सकते हैं, घी में डाल के पूरा भूनते थे उसको। उसके बाद उसमें गुड़ डाले, उसके बाद उसमें तरह तरह का ड्राई फ्रूट्स डाल देते थे और इतना बेहतर लगता था वो खाने में, और इतना पौष्टिक आहार, हेल्दी चीज़ था वो, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। आप करिएगा बेसिकली, है ना, बहुत बेहतर रहता है। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर महुआ के उत्पादन में रांची प्रथम स्थान पर, हजारीबाग द्वितीय और तृतीय स्थान पर गिरिडीह। कई बार पूछा जाता है कि महुआ कौन सा फसल है, तो महुआ जायद फसल है दोस्तों, ठीक है। आइए उसके बाद जौ का बात करें तो जौ बेसिकली देख लीजिए कि गेहूँ जो है ना, गेहूँ के साथ ही जौ उगता है। तो जहाँ गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा वहीं पर जौ का भी उत्पादन ज़्यादा। तो जौ के उत्पादन में पलामू प्रथम स्थान पर, साहेबगंज द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर हजारीबाग और चौथे स्थान पर सिंहभूम है, ठीक है। उसके बाद ज्वार बाजरा का बात करते हैं। तो ज्वार बाजरा बेसिकली मोटे अनाज के तौर पर इसको देखे जाते हैं। तो ज्वार बाजरा का अगर हम बात करें तो हजारीबाग इसमें प्रथम स्थान पर, रांची द्वितीय, तृतीय स्थान पर सिंहभूम और चौथे स्थान पर संथाल परगना है। अब देखिए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दलहन और तिलहन, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। कई बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। दलहन का मतलब जिसका दाल हम लोग खाते हैं, तिलहन का मतलब जिससे तेल निकाला जाता है उसको तिलहन कहते हैं, है ना। तो इसके लिए पलामू प्रथम स्थान पर। स्टारेबल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि दलहन के स्तर, सर्वाधिक दलहन का उत्पादन, कोई भी मूंग, मसूर, राड़, खेसारी, कुछ भी, सबका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पलामू में, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सरसों के लिए तो ये फेमस है पलामू, सरसों और दाल के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है पलामू हमारा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ खाद्य सुरक्षा, ये प्रमुख फसलें थे जिसकी हम चर्चा किए, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, जिसकी हम चर्चा किए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, है ना, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो कुछ खाद्य सुरक्षा पर पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीडीएस डीलरों को लेकर के, तो आइए जानते हैं इसको, ठीक है। 2019-20 के अनुसार जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके अनुसार झारखंड में कुल गोदामों की संख्या 375 है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अगर गोदाम कहीं है तो गढ़वा में। गोदामों के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य कौन है, गढ़वा में 30 गोदाम, गिरिडीह में 28 गोदाम और तीसरे नंबर पर पलामू है जिसमें 27 गोदाम है ना। ये भारत सरकार के गोदामों, झारखंड सरकार के गोदामों की गिनती है। ये झारखंड सरकार के गोदामों की गिनती है जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि झारखंड सरकार के ये जो 375 गोदाम है, इनकी कुल भंडारण क्षमता कितनी है, तो इनकी कुल भंडारण क्षमता 1.61 लाख मीट्रिक टन है। सोच लीजिए, एक टन में 1000 होता है दोस्तों, 1000 किलो। 1.61 लाख मीट्रिक टन अनाज झारखंड सरकार अपने पास सुरक्षित रख सकती है, याद रखिएगा।
पीडीएस डीलरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो रांची के क्षेत्र में है। और पीडीएस डीलर की सबसे कम संख्या कहाँ है? तो लोहरदगा में है। पीडीएस डीलर का मतलब वही कोटा वाला जो आप बोलते हैं, डीलर साहब कर करके जाते हैं, तो कोटा वाला जो बोलते हैं बेसिकली वही जो है पीडीएस डीलर होते हैं, है ना। तो उन्हीं का संख्या का बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा रांची में और सबसे कम कहाँ है? लोहरदगा में है। आपको बहुत अच्छा से ध्यान रख करके और इसको लिखते चल जाना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि झारखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल, एक ऐप चालू किया गया जिसका नाम है आहार ऐप। ठीक है। अब ये आहार ऐप का काम क्या है? आप आहार ऐप डाउनलोड कीजिए। किस राज्य में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में, किस डीलर के पास कौन सा अनाज कब आता है, किरोसिन तेल कब आता है, ये उपभोक्ताओं को तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा झारखंड सरकार ने इस ऐप के जरिए क्या कर दिया? शुरू कर दिया, है ना। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्लास क्या होगा, अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ आपको दिक्कत लगता है तो आप सुझाव दें, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने भाई का समर्थन करें ताकि मैं उत्साहित हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ को लाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।